हेलो हेलो हेलो। ओके, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 2 हमारा ख़त्म हो चुका है। अब आप उस पर क्वेश्चंस लगाइए जितने आप लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, सारे फॉर्मूले आपको मैंने दे दिए हैं। अब बस ऑल दैट्स लेफ्ट इज़ फॉर यू टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। फाइन। तो यूनिट 2 के बाद जिसमें हम लोगों ने लाइन्स एक्सक्यूज मी सॉरी जिसमें हम लोगों ने लाइन्स और प्लेन्स के बारे में पढ़ा था और फिर उनको कंबाइन करके हमने पढ़ा। अब बारी है यूनिट 3 पढ़ने की, जो कि है हमारा स्फीयर्स, सिलेंडर्स और कोन्स से। ठीक है, जो डील करता है। स्फीयर से शायद आप थोड़ा बहुत रूबरू होंगे, लेकिन कोन्स एंड सिलेंडर्स एकदम ही नए टॉपिक्स होंगे आपके। तो थोड़ा सा आपको अब टेस्ट लगेगा बीएससी का। ठीक है, न्यू टॉपिक्स ऑल टुगेदर। अब हम लोग आज शुरू करेंगे स्फीयर्स। ठीक है, स्फीयर याद रखिएगा, जितना आपने अब तक पढ़ा है, प्लेन्स, लाइंस, वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट्स और इन सब के बारे में जो पढ़ा है आपने अब तक, वो सब यूज़ होगा। ठीक है, तो रिवीजन मत छोड़िएगा। ठीक है, आसान टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूले हैं, आपको रखने हैं उनको याद उनको। ठीक है, और अगेन आई टेल यू हाउ टू अप्लाई देम, सम फ्यू क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट इट विल ऑल बी ओवर। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, स्फीयर। स्फीयर है क्या? जैसे कोई बॉल हो गई। ठीक है, स्फीयर का शेप हम लोग सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, एकदम राउंड है। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में उसको डिफाइन कैसे किया जाए स्फीयर को? तो जैसे हम लोगों ने सर्कल्स को, हमने कहा था आपको लास्ट क्लास में कि आप सर्कल्स थोड़ा पढ़ के आइए, वहीं से थोड़ा बहुत रिलेशन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सर्कल्स का ही कह सकते हो, एक 3 डायमेंशनल रूप जो है ना, वो स्फीयर है हमारा सर्कल्स का। जैसे कैसे, मान लो भैया मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और मेरे पास ये एक पी पॉइंट है जो कि फ्री है, या फिर इसे कह सकते हो मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट है। अगर मैं कहूं इस पॉइंट से, इस पी पॉइंट से अगर मैं बोलूं कि भाई पी पॉइंट ऐसा है, तुम चलो, लेकिन ऐसे चलो कि तुम्हारे और ओ के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, वो कांस्टेंट रहे हमेशा। तो जो पी पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेगा 2 डायमेंशन में, वो होगा एक सर्कल। तो यहां से सर्कल की डेफिनेशन आती है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज फिक्स्ड और हुज डिस्टेंस इज फिक्स्ड फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। मतलब अगर मैं पी पॉइंट से कहूँ कि भाई चलो, लेकिन चलो ऐसे कि डिस्टेंस हमारी जो है ना, वो फिक्स रहे हमेशा। तो जब वो चलेगा तो इकलौता पाथ जो उसके पास होगा वो ये पाथ होगा, जो कि एक सर्कल है। ठीक है, फाइन। ये एक सर्कल का डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब मैं इसी पॉइंट को पीछे अगर कहता कि भाई तुम चलो, और चलो ऐसे कि इस फिक्स पॉइंट से तुम्हारा डिस्टेंस हमेशा क्या हो, कांस्टेंट रहे, तो 3 डायमेंशन में जो लोकस फॉर्म होगा वो एक स्फीयर है। तो स्फीयर और कुछ नहीं, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज फिक्स्ड फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। तो मान लो मेरे पास ये फिक्स पॉइंट है और ये फ्री पॉइंट है, ये मूव करने को तैयार है, लेकिन ये ऐसे मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे इस फिक्स पॉइंट से। तो जितना भी ये पाथ ट्रेस करेगा सारे पॉइंट्स कलेक्टिवली, वो एक क्या बनाएगा, एक स्फीयर बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ से मोटा मोटा स्फीयर्स का जन्म होता है इस डेफिनेशन से, मैथमेटिकल डेफिनेशन से। ठीक है, तो स्फीयर है क्या? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance is fixed from a given fixed point। ठीक है, ये स्फीयर की डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब जो ये फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द मूविंग पॉइंट, उसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। तो 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक सेंटर और एक रेडियस। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन हमारी, जनरल डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं जरा स्फीयर की इक्वेशन पे, और पहले हम लोग जब इक्वेशन पढ़ेंगे, इसकी सबसे पहले जो इक्वेशन पढ़ेंगे, इसमें कोई वेक्टर फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ठीक है। अब आते हैं, देखो मान लो ये मेरे पास एक स्फीयर है। ठीक है,
ठीक है, ये मेरे पास स्फीयर हो गया। ठीक है, ये सेंटर जो है ये फिक्स है मेरा, मान लो ये x1, y1, z1 है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, सेंटर। और ये जो मेरा P पॉइंट है बाहर, ये मेरा x, y, z है। इट इज ऑल दोज पॉइंट्स, ये x, y, z कौन से पॉइंट्स हैं? ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग उन पॉइंट से डील करेंगे जो स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहे हैं, वही स्फीयर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस r है फिक्स, ये आपका रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया r। ठीक, तो बेसिकली लोकस क्या बोल रहा है कि जो OP है वो फिक्स्ड है r। तो क्या हम लोग डिस्टेंस फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल। तो OP की डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी। ठीक है, यहां से स्फीयर की इक्वेशन जन्म लेती है, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस हो गया फिक्स डिस्टेंस और वो r के इक्वल है। ठीक है, रेडियस के इक्वल है। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको नोट कर लीजिए। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की हो या जिसे आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, वो दोनों ही क्या कहलाएंगे? एक स्फीयर की इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस फॉर्म की इक्वेशन को हम लोग स्फीयर की इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन दिखे और आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भैया ये स्फीयर की इक्वेशन है। इसे हम लोग कहते हैं, जनरली इसको कहते हैं सेंटर फॉर्म। ठीक है, सेंटर फॉर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे हम लोग x1, y1, z1 निकाल के कह सकते हैं कि भैया सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, स्फीयर में, और r आपका रेडियस हो गया। अब देखो, अब अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूँ, एक्सपैंड करूँ, खोल दूँ इसके ब्रैकेट को, तो चलो इस ब्रैकेट को खोलते हैं। x² + x1², इसको ऐसे नहीं खोलते हैं, अब देखो, अब इसमें x² + y² + z², ये एक टर्म हो गया, -2x(x1) -2y(y1) -2z(z1), और सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ। ठीक है, सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ ले आओ, तो r² - x1², ठीक है। अब करेंगे ये कि जो माइनस का साइन है ना, इसको हटाने के लिए काम कर देते हैं कि -x1 को आप u बोल दो, -y1 को आप v बोल दो, और -z1 को आप uv(w) बोल दो। और अब जरा इसको आप पुट करो वापस से इस इक्वेशन में। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो हम लोग चाहते क्या है, हम लोग चाहते हैं कि हमको एक जनरल फॉर्म मिल जाए, एक जनरल इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन मैथमेटिक्स की हम लोग उसमें माइनस टर्म को नहीं रखते ज़्यादा, हम लोग प्लस टर्म्स को प्रेफर करते हैं। तो कुछ नहीं, आप ये सब्स्टिट्यूशन करिए और इसको वापस इस इक्वेशन पुट करिए। पुट करने पर आपको जो इक्वेशन मिलती है वो ये मिलती है। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अरे x1 क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं? ओके, WZ, और ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है, स्फीयर की जनरल फॉर्म है ये, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर।
सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, जनरल फॉर्म। इसी फॉर्म में आपको स्फीयर की इक्वेशन दिखेगी। अब अगर आपको इस स्फीयर की इक्वेशन दिख रही है, आप इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि स्फीयर का रेडियस कितना बड़ा है और स्फीयर का सेंटर कहाँ पे है, कहाँ लाई करता है। ठीक है, जरा इसको एक बार ध्यान से देखो, इसमें एक चीज़ दिख रही है, इसमें कोई भी पहला पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा कि एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स या फिर एक्स वाई जेड, ऐसी कोई टर्म्स नहीं आ रही है। तो अगर किसी इक्वेशन में ऐसी टर्म्स आ जाएं तो वो स्फीयर की इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, ये कुछ बातें हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी है। और चीज़ें नोटिस करिए। सेकंड नोटिस चीज़ क्या कर रहे हैं आप कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इन तीनों का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। क्या है? वो 1 है। तो हाँ भाई, इसमें अगर कोई, तो अगर आपको किसी इक्वेशन में दिख जाए कि एक्स और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कोफिशिएंट 1 नहीं है या कुछ और है या डिसिमिलर है, तो अगेन वो स्फीयर की इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, फाइन। अच्छा भाई, बातें हो गई। अब देखो, तो करना क्या होगा, जब भी आपको स्फीयर कोई इक्वेशन दिख जाए, जब भी आपको स्फीयर की कोई इक्वेशन दिख जाए, आप पहला काम ये करो कि जो एक्स, वाई और जेड के जो कोफिशिएंट है उनको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा करते ही आपको जो मिलेंगे, मतलब कि -u और -w मिलेगा, जाहिर सी बात है। अरे भाई, x, y और z के कोफिशिएंट्स को अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही मिलेगा। कोफिशिएंट्स जो मिलेंगे आपको, ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अगर आपको स्फीयर की इक्वेशन दी हो, उसका सेंटर पूछा गया हो, कुछ नहीं करना है, x, y और z के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको स्फीयर के सेंटर मिल जाएंगे। ठीक है, और अब क्या करोगे, जैसे ही आपको सेंटर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, रेडियस कैसे निकलेगा? रूट ऑफ जो कांस्टेंट टर्म है वो रखिए, पहले तो इन कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो और कांस्टेंट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो मिलेगा ये होगा आपका रेडियस। तो दो बातें हमने सीखी यहाँ पे कि सेंटर कैसे निकलता है और रेडियस कैसे निकलता है स्फीयर का। देख लो भाई जल्दी से इसको। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से। जैसे मान लो आपको दिया है, जैसे मान लो आपको दिया है मान लो ये दिया है, बताओ स्फीयर का सेंटर क्या होगा? सेंटर और स्फीयर का रेडियस क्या होगा? चलो निकालो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, मैंने तो सिखाया उसको यूज़ करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा इसको। देखो क्या बोला था मैंने, सेंटर के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा फंडा है, x, y और z के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो -6 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 मिलेगा, 4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मिलेगा, और z के कोफिशिएंट 8 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 मिलेगा। ये आपके स्फीयर का सेंटर हो गया, खत्म। और रेडियस निकालना हो, क्या करोगे? कैसे निकालोगे? इनका स्क्वायर माइनस वो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जहाँ कांस्टेंट टर्म -10 है यहाँ +10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, इक्वेशन में ध्यान देना इस बात का, हमने +d लिया था इक्वेशन लिखते समय, देखो यहाँ पे हमने +d लिया था और -d किया था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑफ -d मतलब 10। तो कितना आएगा? 29 + 39, तो √39। ये आपका रेडियस हो गया, यूनिट्स जो भी आपका होगा। ठीक है, लो भाई कितना आसान था। स्फीयर की इक्वेशन दी है, तो आपको कोई स्फीयर की इक्वेशन दी हो, चुपचाप आप क्या निकाल सकते हो? सेंटर और उसका रेडियस निकाल सकते हो जल्दी से। ठीक है, कोई बिना संकोच किए, कोई कितना इजी टॉपिक था ना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्फीयर का डायमीटर फॉर्म। जैसे हमने प्लेन से कई सारे फॉर्म पढ़े थे, वैसे स्फीयर के भी कई सारे फॉर्म पढ़ेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन में लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका डायमीटर फॉर्म। ठीक है, वाह, ठीक है, डायमीटर फॉर्म है आपका। ये क्या बोलता है? ये कहता है भाई
कि अगर मेरे पास स्फीयर है एक, ठीक है, अगर मेरे पास एक स्फीयर है और इसमें एक पॉइंट आपको ये दिया है x1, y1, z1, ये a पॉइंट मान लो, और एक पॉइंट है b x2, y2, z2। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? ये दोनों पॉइंट्स स्फीयर के डायमीटर्स हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको स्फीयर का एक डायमीटर मिलेगा, ठीक है, एक स्फीयर का एक डायमीटर मिलेगा। ये डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट्स हैं। क्या बोलते हैं इनको? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स कहते हैं इनको, ठीक है। जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान लो, ठीक है, इनको। और एक, अब सुनो, अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हों जो स्फीयर के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को अगर आप डिस्टेंस निकालोगे आपको क्या मिल जाएगा? डायमीटर मिल जाएगा, और इनका हाफ कर दोगे आपको रेडियस मिल जाएगा, है कि नहीं? तो अगर ओ निकालना हो डायमीटर से 2 को डिवाइड कर दो। इन दोनों की मदद से मुझे अगर थर्ड पॉइंट निकालना हो, एक्स वाई जेड पी पॉइंट रैंडम, जो इस स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका फॉर्म क्या होगा? वो ये होता है, देखिए, ठीक है, ये आपके स्फीयर का डायमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ओ, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म है ये। तो आपको दो पॉइंट्स दिए हों और कहा गया हो कि भैया डायमीटर है स्फीयर के इक्वेशन निकालो, तो आप चुपचाप निकाल सकते हो, है कि नहीं? अगर आपको इस फॉर्म में कोई स्फीयर के इक्वेशन दी हो, क्या पता आपको उल्टा पूछ सकता है ना एमसीक्यू में, कि आपको इक्वेशन दी है ऐसी उस फॉर्म की और बोले स्फीयर का सेंटर निकालो। अरे कितना आसान है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसे कुछ दिया है, x माइनस 2, x माइनस 6 प्लस y माइनस 3, y माइनस 7 प्लस z माइनस 2, z माइनस 1 बराबर 0। लेट्स से ऐसी कोई क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कि स्फीयर है भी कि नहीं, बिकॉज मैंने रैंडमली कोई पॉइंट चूज किया, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि मान लो मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन दी हो और मुझे कहा भैया ये स्फीयर की इक्वेशन है, इसमें सेंटर निकालो स्फीयर का, तो कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है भाई, करना कुछ नहीं है। ये दोनों क्या मिल देंगे आपको? 2 और 6 क्या है? x1 x2 है आपके, क्या है ये? x1 x2। तो एक पॉइंट आपको मिल गया 2, 3 और 2, 2, 3, 2, ये एक पॉइंट मिल गया आपको a, और एक पॉइंट आपको ये मिल गया 6, 7 और 1, 6, 7 और 1। ये दोनों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों पॉइंट्स स्फीयर के डायमेट्रिक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे, क्या लगाओगे? मिड पॉइंट थ्योरम, और जो आपको पॉइंट मिलेगा वो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है भाई सेंटर ऑफ स्फीयर निकालो, रेडियस निकालो, डायमीटर निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सब निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको फॉर्म लिखना आता है और फॉर्म पता हो गया क्या किस में क्या दिया है, ठीक है। तो ये है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं एक बात और, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं हर फॉर्म में डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बिकॉज सिलेबस इस तरह का है कि अगर मैं यहाँ पे हर चीज़ डेरिवेशन कराना शुरू कर दूँ तो दिक्कतें होंगी आप ही के लिए, ठीक है। बिकॉज हमको डेरिवेशन से उतना महत्व है नहीं। समय रहेगा, आपको कोई सच में डेरिवेशन जाननी होगी, आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेरिवेशन करवा भी दूंगा आपकी नॉलेज के लिए डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन चाहता हूँ कि डेरिवेशन आप खुद एक बार पढ़ो, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, इसको करके आप नंबर पूरे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा एफर्ट दो, ठीक है, विद मी, फाइन। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ हर इक्वेशन की, लेकिन हाँ आपको मैं सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला याद कैसे करना है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, मेनली आपको ये जानना होता है, ठीक है, अभी के लिए, फाइन। ये था डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसी बता भूल ही गया मैं इसमें एक बात और, ये जो AP है ना और ये आपस में बनाते हैं 90 डिग्री एंगल, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ भी सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप कहीं जाके, इसको नोट करिए कि जो AP होगा और जो PB होगा, मतलब क्या हुआ इसका, कैसे लिखोगे इसको आप ऐसे लिखिए, मैं बोल रहा हूं दैट कि AP एंड AB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, कोई रैंडम पॉइंट, मैंने मान लो यहाँ पे Q भी अगर ले लिया, तो अगर मैं AQ और AB को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे सर्कल में याद है आपको, सर्कल में क्या बोलता था, जैसे एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री, वैसे यहाँ पे भी होता है, स्फीयर में भी सेम चीज़ होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक फंडा है और एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, इस पर बेस क्वेश्चन बन सकता है भाई। क्या होता है आपको ये दोनों पॉइंट दे दे, ये पॉइंट निकालने को कह दे, तो आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो परपेंडिकुलर वाली लाइन की,
है कि नहीं। यहाँ पे लाइंस को जोड़ सकता है, लाइंस और स्फीयर को जोड़ सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो कर सकते हो आप। आपने लाइन सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि लाइन कब परपेंडिकुलर होती है, उनकी क्या कंडीशन होती है, सब पढ़ लिया आपने। डायरेक्शन रेशियो आपने पढ़ लिया सब लाइन के बारे में, तो पूछ सकता है। स्फीयर में प्लेन अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्फीयर और प्लेन जब साथ में कट करते हैं सर्कल बनता है, फिर क्वेश्चन आएगा कि भैया स्फीयर है, प्लेन है, ये क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है आपका, ओके मान लेते हैं कि कोई स्फीयर है और क्वेश्चन में दिया है कि वो 4 पॉइंट से होते हुए गुजर रहा है। कोई स्फीयर है और वो 4 पॉइंट से होते हुए गुजर रहा है, तो आप उस स्फीयर के इक्वेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप किसी भी ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हो जो चारों पॉइंट से होते हुए गुजर रहा हो। ठीक है, करना क्या है, आप उन 4 पॉइंट्स को लोगे, उनको आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर में एक करके डालोगे। मैं बता दूं आपको, देखो जो तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं आपको वो सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए कि भैया 4 पॉइंट दिए हैं और स्फीयर की इक्वेशन निकालने को कहा गया है, तो आप छोड़ देना। ठीक है, आप छोड़ देना, बिकॉज ये क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत आसान है। इसमें 4 इक्वेशन बनती हैं, 4 वेरिएबल होते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है, बस इतना, और कुछ नहीं है इसमें। दिमाग बिल्कुल लगाना है इसमें बस 4 इक्वेशन और 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करने होते हैं। लेकिन दिक्कत ये ना, ये बहुत लेंदी होता है। 2 इक्वेशन सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, 3 कर दो तो और टाइम लग जाता है, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है और टाइम लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप करोगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या होती है, आपको दिया रहेगा 4 पॉइंट है, उनसे पास करते हुए स्फीयर की इक्वेशन निकालो। तो आप करोगे ये, आप सिंपली उन चारों पॉइंट को जल्दी जल्दी करके स्फीयर की इक्वेशन पुट कर दोगे, चारों एमसीक्यू में से किसी में भी, और तुरंत देख लोगे कि कौन कौन स्फीयर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। आप निकालने मत बैठ जाना उसको वहाँ पे। अगर थियरी पेपर होता तो बात अलग होती, आप उसको निकालते, सॉल्व भी करते, मैं यहाँ पे दिखाता भी उसको करके। लेकिन एमसीक्यू में देखो, एक लाइन मेरी याद रखिए, बिफोर गिविंग योर एग्जाम यू मस्ट नो योर एग्जाम, कि आपका एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, ये प्रूविंग डिमांड नहीं कर रहा आपका एग्जाम अभी यहाँ पे, ये डिमांड कर रहा है कि आप कैसे फॉर्मूले याद करके उनको अप्लाई करना जानते हो, कितना पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कोई आपको कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला लगाना आता है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, आप उसको पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, ये चीज़ें देखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि 4 पॉइंट से पास करते हैं स्फीयर की क्वेश्चन निकालो, कुछ नहीं करना है, 4 पॉइंट को सेटिस्फाई करो, जो आंसर में एमसीक्यू में सेटिस्फाई हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग बता रहा हूँ मैं आपको, ज्योमेट्री में आपके 25 से 30% क्वेश्चन, मतलब पासिंग क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आते हैं, आपको बस फॉर्मूले में रखना पड़ता है पॉइंट्स को। सही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है फाइन। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये वाली पॉइंट है, ये आप याद कर लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका, कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक स्फीयर है। स्फीयर कुछ ऐसा है। ठीक है, अरे वाह, ठीक है, स्फीयर कुछ ऐसा है। ठीक है, स्फीयर कुछ ऐसा है, इसको आप समझिए इस तरह से। अब ठीक है, अब देखो, गलत हो गया, एक सेकेंड। ओके फाइन, तो मुझे डायग्राम बनाना था एक्चुअली। देखो, इस डायग्राम को आप थोड़ा विजुलाइज करो कि ये स्फीयर ऐसा स्फीयर है जिसके 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो ओरिजिन है, देखो ओरिजिन इसका सेंटर नहीं है स्फीयर का, ये ओरिजिन जो है ना, ये ओरिजिन ऐसा पॉइंट है जो स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहा है। इस स्फीयर के ओरिजिन सरफेस पे लाई करता है और ये स्फीयर तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। ये स्फीयर तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई को बी पे और जेड को सी पे कट कर रहा है। तो इस स्फीयर की इक्वेशन कैसे बनती है, वही फंडा है। आपको चारों इक्वेशन को पुट करना है जनरल इक्वेशन में, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट ये आता है,
ये है आपके स्फीयर की इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्टिंग ऑल द थ्री एक्सेस। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक स्फीयर की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास कर रहा हो और तीनों एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा हो ABC पे, ये है उसकी इक्वेशन। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपसे बोलूं कि लेट्स से मान लो ये स्फीयर की इक्वेशन है, अब बताओ ये स्फीयर की इक्वेशन है, ये कैसी स्फीयर है? ये ऐसा स्फीयर है जो 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 ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, और तीनों एक्सेस को 3, 4 और 6 पे कट कर रहा है। कहाँ का कट कर रहा है? x को 3 पे कट कर रहा है, y को 4 पे और z को 6 पे कट कर रहा है। ये आपके ABC हो गए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा और इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा? वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपने सॉल्व किया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखो हमने भी क्या सिखाया आपको, सेंटर क्या होता है? x, y और z के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंटर क्या हो जाएंगे इसके? सेंटर हो जाएंगे 3/2, 2 एंड 3। ये स्फीयर का सेंटर हो गया, बहुत सही। और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? इसके स्क्वायर्स का सम। लो ये आपका रेडियस हो गया। लो तो आपको कोई स्फीयर दिया हो, सेंटर दिया हो, रेडियस निकाल लोगे, डायमीटर फॉर्म आपने सीख लिया और आपने ये फॉर्म भी सीख लिया। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल BSc में, ठीक है, NEP के क्वेश्चन पेपर में, ठीक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ये क्या कहता है? अगर मैं एक स्फीयर लूँ, एक बॉल लूँ और एक प्लेन कट मार दूँ, तो मेरे को कौन सा कर्व मिलेगा? मेरे को मिलेगा एक सर्कल। देखो, लेट मी शो यू। ओके, देखिए भाई, ये स्फीयर है S, ये प्लेन की इक्वेशन है। हमको स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन दी हुई है S और P। ये जो हमको कर्व मिला ना, ये कर्व जिसको हमने कहा C, एक कर्व, तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे 2 डायमेंशन में हम लोग सर्कल कैसे लिखते थे? x² + y² = a², एक जनरल इक्वेशन थी उसकी, इसका सेंटर ओरिजिन पे होता था। यहाँ पे अगर मैं एक स्फीयर की इक्वेशन लिखता हूँ, स्फीयर की इक्वेशन लिखता हूँ, S क्या है? S इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और P की इक्वेशन लिखता हूँ साथ में। मैंने S की इक्वेशन लिखी है, x, y, z में एक इक्वेशन लिखी है कोई, मैंने P कोई इक्वेशन लिखी है, x, y, z में कोई इक्वेशन लिखी है। ये दोनों इक्वेशन साथ में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों इक्वेशन साथ में एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कर्व क्या है? वो एक सर्कल। वो कर्व क्या है? वो कर्व एक सर्कल। तो एक स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन जब साथ में लिखी होती है क्वेश्चन पेपर में, तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पहले बात तो ये समझिए आप, ठीक है। सर कैसे? देखो भाई, ये दोनों इक्वेशन, दोनों को, ये नहीं, देखो जो पॉइंट S को सेटिस्फाई करेंगे वो स्फीयर पे लाई कर रहे होंगे, जो पॉइंट P को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो प्लेन को लाई कर रहे होंगे। लेकिन जो पॉइंट S और P दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन साथ में लिखी हैं, वो पॉइंट्स वो होंगे जो एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया आपको प्लेन की क्वेश्चन दी रहेगी, आपको स्फीयर की क्वेश्चन दी रहेगी, आपसे बोलेगा कि सर्कल की क्वेश्चन निकालो, वो आप निकाल सकते हो। मतलब सर्कल की क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा सेंटर निकालो, सर्कल का O पॉइंट निकालो। मान लो स्फीयर का सेंटर ये है O', ये स्फीयर का सेंटर है, हमको O निकालना है। कैसे निकलेगा? पहले क्या करोगे आप? देखो मेथड क्या होता है करने का, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहले तो आप स्फीयर की इक्वेशन देखकर आप स्फीयर का सेंटर निकालोगे, स्फीयर की इक्वेशन देखकर आप स्फीयर का सेंटर निकालोगे। आपने स्फीयर का सेंटर निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब करना कुछ नहीं है, जो सर्कल का सेंटर होगा ना, वो इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस सर्कल का सेंटर जो स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से बना है, इस सर्कल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। सर्कल के सेंटर और स्फीयर के सेंटर
को ज्वाइन करने वाली लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ये बात आप लिखिए पहले तो, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए पहले तो, मैंने जो बोला, ठीक है। अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और हमने आपको प्लेन में पढ़ाया था कि अगर कोई पॉइंट दिया हो और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया हो तो क्या निकाल सकते हो, बस वही करना है। यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है ओ डैश, वो आप निकाल लोगे स्फीयर के क्वेश्चन देखकर, और फिर इस प्लेन पर इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, जो पॉइंट मिलेगा दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। समझ में आ गया? फाइन, ओके 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 ओके, गुड। अब अगर बोले कि भैया इस सर्कल का रेडियस निकालो, स्मॉल आर, पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि भैया स्मॉल आर कैसे निकलेगा, मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ निकालने के, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पहले आप तरीके समझिए क्या हो रहा है। हमको बोला गया सर्कल का सेंटर निकाल, भैया सर्कल का सेंटर निकल के आ गया। अब बोला गया सर्कल का रेडियस निकालो, कैसे निकालोगे? अब इसके सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? सबसे बढ़िया रास्ता है कि पहले तो आप सेंटर निकाल लो। ओ निकाल लिया आपने ओ निकाल लिया। अब क्योंकि आपने ओ निकाल लिया, आपको ये पॉइंट मिल गया, आपको ये पॉइंट मिल गया, मतलब आपको ये लेंथ मिल गई, हाँ कि ना? आपको ये लेंथ मिल गई। आपने ओ निकाल लिया, आपने ओ प्राइम निकाल लिया, आपको ये लेंथ मिल गई। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो प्लेन और स्फीयर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, जो प्लेन और स्फीयर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये आर क्या हो जाएगा? ये आर कुछ नहीं है, इस अगर पॉइंट को मैं पी बोल दूं, पी नहीं, पी से तो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस पॉइंट को अगर मैं एम बोल दूं तो बेसिकली ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश ओ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारा रेडियस भी निकल जाता है, ठीक है, फाइन, ओके। हम लोग अभी जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा, लेकिन ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको स्फीयर एक प्लेन दिया हो तो सर्कल के बारे में आप कैसे पीएचडी करते हो, सेंटर निकालना हो, रेडियस निकालना हो, सर्कमफ्रेंस निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ठीक है, कैसे करते हैं, ये बातें होती हैं। अब कुछ टॉपिक्स हम लोग और कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग ज़रा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, इसको देख लेना आप, फाइन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब बड़ा ध्यान सुनना, जैसे एक स्फीयर और प्लेन दोनों एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिमिलरली S1 S2, अगर मेरे पास ये दो स्फीयर की इक्वेशन है, ये क्या है? ये स्फीयर की इक्वेशन है। S1 S2 क्या है? स्फीयर की इक्वेशन है। ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। भैया अगर आप दो स्फीयर लोगे, क्या करोगे? आप देखो, आप दो स्फीयर लो, ये मान लो ये S1 एक स्फीयर है, ठीक, ये S1 एक स्फीयर है और ये S2 एक स्फीयर है, दो स्फीयर्स थे, ठीक है। देखो भाई, ये S1 स्फीयर है, ये S2 एक स्फीयर है, दोनों की इक्वेशन आपको दी हुई है। ये जो हमको मिला, ये है हमारे सर्कल की इक्वेशन जो इन दोनों इक्वेशन से मिल रही है, ये, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हमको दो स्फीयर्स दिए हो तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, सर्कल, वो कैसे मिलती है? तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इसको नोट करो, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, हैशटैग नोट कर लो इस चीज़ को कि x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, इनका कोफिशिएंट आप यूनिटी कर लेना पहले तो, यूनिटी, ठीक है, ऐसे कोफिशिएंट को यूनिटी कर लेना, फिर इसको सॉल्व करना। हो सकता है आपको स्फीयर की क्वेश्चन ऐसे दी हो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, तो पहले तो उसको अपने फॉर्म में लेकर आइए, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर कोफिशिएंट को पहले यूनिटी करिए, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये आपके एलिमिनेट, इससे क्या होगा? इससे आपका x y z स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। भैया S1 माइनस S2 करने से आपका जो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको जो मिलता है वो स्फीयरिकल की एक इक्वेशन मिलती है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको करने का। ये इस पे क्वेश्चन वैसे बनता इतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आ गया तो आप इसे तुरंत कर सकते हो। दोनों स्फीयर की इक्वेशन दी रहेंगी, दोनों के स्फीयर की इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लेकर आइए, दोनों से ट्रैक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा सर्कल की इक्वेशन, फाइन, ओके, अच्छा भाई, ठीक है।
ओके, अब समझते हैं एक अगली चीज़, लास्ट टॉपिक हमारा ये। टॉपिक क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फीयर दिया है और मेरे पास एक प्लेन है। ठीक है, मेरे पास एक स्फीयर है और मेरे पास एक प्लेन है। ठीक है, पी प्लेन है, एस स्फीयर है। तो ठीक है, अब जब एक स्फीयर और एक प्लेन आपको दी रहती है ना, तो एक प्लेन की अगर सरफेस है, प्लेन एक सरफेस है, तो आप कह सकते हो कि हमको इनके इंटरसेक्शन से एक सर्कल मिल रहा है, इनके इंटरसेक्शन से एक सर्कल मिल रहा है। ठीक है, इस सर्कल से पास होते हुए, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मेरे पास एक स्फीयर की इक्वेशन थी, एक प्लेन की इक्वेशन थी। ये दोनों इक्वेशन मिला के क्या बता रहे हैं, ये आपको एक सर्कल की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए आपको। सेकंड बात, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सर्कल से पास होते हुए कितने स्फीयर बन सकते हैं, इनफाइनाइट। समझो इस बात को। मान लो ये एक सर्कल है, ये 3 डायमेंशन में मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल से पास होते हुए कितने स्फीयर बन सकते हैं, एक स्फीयर ये बन सकता है, एक स्फीयर ये बन सकता है, एक स्फीयर ये बन सकता है। मतलब एक सर्कल से पास होते हुए बहुत स्फीयर बन सकते हैं। इन सारी फैमिली ऑफ स्फीयर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी इक्वेशन ये होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करो। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली ऑफ स्फीयर्स जो इस सर्कल से पास होते हुए जाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ स्फीयर्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन, क्या बता रही है, देखो जैसे लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है। ओ वाह, लैम्डा एक पैरामीटर है, तो ये लैम्डा एक पैरामीटर है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है फैमिली ऑफ स्फीयर्स। ये इक्वेशन फैमिली ऑफ स्फीयर्स की है। जैसे हम लोग देखा होगा, आपने प्लेन जब पढ़ा था तो 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे थे, एक लाइन बन रही थी, है कि नहीं, और उस लाइन से पास होते हुए कितने प्लेन बन रहे थे, उसकी इक्वेशन क्या आती है, P1 प्लस लैम्डा P2। याद है आपको प्लेन्स में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि एक स्फीयर और एक प्लेन है, उनसे एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल से पास होते हुए कितने स्फीयर बनेंगे, उसकी इक्वेशन ये है फैमिली ऑफ स्फीयर्स। वहाँ फैमिली ऑफ प्लेन था, यहाँ फैमिली ऑफ स्फीयर है। तो आई होप आप कोरिलेट कर पा रहे होगे, जितना आप कोरिलेट कर पाओगे उतना आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे उस चीज़ को। फाइन, तो ये फैमिली ऑफ स्फीयर्स की इक्वेशन थी। ठीक है, ओके। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो ये तो एक स्फीयर और मान हो सकता है कि भाई एक स्फीयर S1 दिया है, एक स्फीयर S2 दिया है, और इन दोनों स्फीयर से भी एक सर्कल रिप्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा इसके पिछली स्लाइड में। तो अगर इन दोनों से एक सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है तो उन फैमिली ऑफ स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी जो इस सर्कल से पास हो रहे होंगे। जैसे अगर स्फीयर और प्लेन है, अगर प्लेन स्फीयर को कट करता है, एक सर्कल मिलता, तो उन स्फीयर की इक्वेशन, उन फैमिली ऑफ स्फीयर की इक्वेशन जो इस सर्कल से पास हो रहे हैं वो तो ये है। लेकिन अगर 2 स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनसे जो सर्कल मिल रहा है, 2 स्फीयर्स हैं वो इंटरसेक्ट किए, उनसे जो सर्कल मिला, जो कर्व सर्कल मिला, उस सर्कल से पास होते हुए फैमिली ऑफ स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, वो ये होती है, वो इक्वेशन ये होती है। वो ये होती है, इसको नोट कर लीजिए, ये अगली इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। इन सब बातों को आप, 4 फॉर्मुलेस को आप नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, फिर हम लोग इस पर एक साथ क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, ये क्या है, ये उन फैमिली ऑफ स्फीयर की इक्वेशन है जो 2 स्फीयर के इंटरसेक्शन से बन रही है, उस सर्कल से पास होते हुए सारे स्फीयर्स हैं ये, और ये वो सारे स्फीयर्स हैं जो इस सर्कल से पास हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये फैमिली ऑफ स्फीयर्स की इक्वेशन है। बस ये डिफरेंस है कि ये जो फैमिली ऑफ स्फीयर्स हैं, इसमें जो सर्कल बन रहा है वो स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, और इसमें जो सर्कल स्फीयर बन रहे हैं वो दोनों स्फीयर के इंटरसेक्शन वाले सर्कल से पास हो रहे हैं। फाइन, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, अब बस आज का एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर कल हम लोग स्फीयर्स के एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें पावर होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट पॉइंट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल एंड पोलर प्लेन, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उनकी। फिर हमारे पास पोलर लाइंस है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 स्फीयर्स, हाँ ये पढ़ना है। फिर स्फीयर टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर रेडिकल प्लेन, कोएक्सियल प्लेन, और इतने टॉपिक के बाद आपके 7-8 टॉपिक और हैं, फिर आपका स्फीयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा देखो। क्वेश्चन है कि
प्रूव करना है, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस देगा आपको जितना आप तक आज आपने पढ़ा है सब। प्रूव दैट कि सर्कल C1 एंड C2, सर्कल C1 एंड C2, ये आपके पास दो सर्कल है। C1 सर्कल क्या है? C1 सर्कल ये है आपका, -2x + 3y, -2x + 3 + 4z - 5, y + 6z + 1, और C2 सर्कल आपका ये है। अब जरा एक बात समझना बहुत ध्यान से, ये एक स्फीयर की इक्वेशन है, ये स्फीयर S1 है और ये प्लेन P1 है। देखो मैंने दोनों इक्वेशन साथ में लिखा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्फीयर S2 है, एक दूसरा स्फीयर है, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों सर्कल जो हैं वो एक ही स्फीयर पे लाई करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट सर्कल C1 C2 बोथ लाई ऑन द सेम स्फीयर। आपको ये प्रूफ करना है, बोथ लाई ऑन द सेम स्फीयर, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। और उस स्फीयर की इक्वेशन भी निकालनी है, एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, ठीक। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, फॉर द प्लेन ये प्लेन की इक्वेशन है। फॉर द प्लेन फाइंड ए, मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू, सच दैट इट टचेस द स्फीयर अबव। कौन सा स्फीयर? जो ये वाला स्फीयर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है, इस पर दिमाग लगाइए। मैं यहीं से इसको सॉल्व करूंगा और आपका ये टॉपिक, आज का जो टॉपिक्स है मतलब बेसिकली उनको हम लोग खत्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप रिवीजन करिए, स्फीयर के और क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन फॉर्मूले आप फिंगर टिप पे रखिए और फॉर्मूले अप्लाई कैसे करते हैं वो भी आप अपने साथ रखिए दिमाग में, ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे स्फीयर्स को, फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको। 2 लेक्चर्स में मेरे ख्याल से स्फीयर आपका कंटिन्यू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक बार स्फीयर अगर हो जाएगा तो जब स्फीयर, प्लेन्स और लाइन्स को आप जोड़ के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो आगे आने वाले चैप्टर में बहुत अंडरस्टैंडिंग उतनी है नहीं, इतना टफ नहीं है। हाँ, ये है कि कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, वो समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ होगी कि उसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस है नहीं। अगर डेरिवेशन होती तो काफ़ी लेंदी होता ये, लेकिन क्योंकि हमको डेरिवेशन नहीं करनी है तो आगे टॉपिक्स भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। टेंशन मत दीजिएगा इस बात का, फाइन, ओके देन, टेक केयर।